माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक के चैप्टर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट और करंट डेंसिटी को ब्रीफली पढ़ लिया है और जो कंसिक्वेंट टॉपिक बनते हैं वो है ओम्स लॉ। ये टॉपिक बच्चों 10th का थोड़ा हमारा जाना पहचाना टॉपिक होता है, बहुत ही फेमस, हमारा बहुत पसंदीदा V बराबर IR हम जानते हैं। 12th में बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा कंडक्टर को मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर, कि कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, किस तरह क्रॉस सेक्शन से चार्ज जा रहे हैं तो आपको करंट डेंसिटी मिल रहा है और बहुत सारी बातें। सबसे पहले आप किसी कंडक्टर के अंदर क्या देखते हो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एस्टेब्लिश करते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया होगा मैंने, सोचो। We have connected it with a external supply। इतना अपन अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। V का टर्म है V नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा V पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आई कैन सी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द कंडक्टर। थोड़ी और बेसिक बातें करूं तो हर एक इलेक्ट्रॉन बच्चे लोग इस ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगता है तो आप कहते हो कि कुछ नेट चार्ज फ्लो हुआ है। ये पुरानी बातें सब चल रही हैं, है ना। चार्ज जाएगा, फिर वही चार्ज बच्चों आपके किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हो जाएगा तो आपको एक करंट मिलने लग जाएगा। यहाँ पे एरिया A कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको बच्चों J मिलने लग जाएगा। पूरे डायग्राम को देखो आप, सबसे एंडिंग में मुझे J मिला है और सबसे पहले कौन आया था, E। विच मीन्स अगर मैं इस डायग्राम को बच्चों एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाऊंगा, एग्जाम में बच्चे लोग आपको डायरेक्टली ये डायग्राम बनाना है। डोंट वरी अबाउट प्लॉटिंग दैट मच इन डिटेल। आप सिर्फ बोलेंगे सर आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही देते साथ क्या कह सकते हो, सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी के डायरेक्शन में एक J का टर्म भी होगा। Which means I can write this J which was in vector and a sign is directly proportional to your E। तो कह सकते हैं द करंट डेंसिटी, बहुत सिंपल है इसका सॉल्व करना, द करंट डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर, पूरा लिखना है आप लोगों को, करंट डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, मतलब कितना अच्छा कंडक्टर है ये, जिसको कहते हैं अपन कंडक्टिविटी, और इसके अपोज में आ जाएगा रेजिस्टिविटी। तो अपन कह सकते हैं जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये एक लाइन का आपका आंसर होगा अगर आपको बोलता है व्हाट इज ओम्स लॉ इन 12th क्लास, कि J डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। V बराबर IR प्रूफ करके दूंगा मैं आपको, वेट अ मोमेंट, बट पहले पर समझ तो ले चल क्या रहा है। यहाँ पे हमने हर इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोपिक बात कर ली है, प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा, अल्टीमेटली ड्रिफ्ट देख के जाता है, चार्ज माने जाएंगे, करंट, एरिया, डेंसिटी सब आता है हमको यहाँ तक। तो ये आपको लाइन याद करनी है। हो सकता रहेगा बच्चों कई बुक्स में ना ऐसा भी आपको मिलेगा, वो भी बच्चों एक्यूरेट है ना, सही है। हम अपने कन्वींस से करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू V चलता है 10th क्लास में, वैसे यहाँ पे दोनों चलता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट बच्चों ये है, J को आप लिख सकते हो बराबर सिग्मा इनटू E, इसको डब्बे में डाल दो, और चाहो तो बच्चों इसके साथ वेक्टर साइन भी हटा सकते हो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और जब हमसे मैग्नीट्यूड मांगेंगे तो ये कर सकते हो। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस आपको ऐसा मिलेगा बच्चों, द रेशियो ऑफ E डिवाइड बाय J करने बोलेगा। तो E और J को अगर रेशियो में लाऊंगा तो बच्चों मुझे 1/सिग्मा करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो हो जाता है रो। तो चाहो तो ये याद कर लो और चाहो तो आप लोग ये याद कर लो। तो मैं कहता हूं बच्चों से एक तो ये याद करके चलो और दूसरा आप लोग रो को लिख सकते हो E डिवाइड बाय J। अब ये रो यहाँ पे क्या कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा लिख लो, द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। जिन दोनों की बात कर रहे हैं वही है वहां पे, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज कॉल्ड, ये एक तरह कांस्टेंट होगा, इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। और 10th क्लास से हम इसके बारे में जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और देखो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन किया था, यहाँ पे मैं इसको रो कर देता हूँ। एक बात और बच्चों, रो का मतलब होता है 1/सिग्मा, इसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर करा है और E/J का रेशियो देखा है। देख लो अच्छे से क्या कर रहा हूँ मैं। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, और इन जनरल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ओम्स लॉ होता है कि पहले डायग्राम बनाया, उससे जितनी बातें काम की हैं वो लिखी, डायरेक्टली मिल जाएगा आंसर कि सर ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में J प्रोपोर्शनल टू E है, राइट, J बराबर सिग्मा E है।
फिर कह सकते हो J इक्वल टू सिग्मा E, यहाँ से अगर मैं सिग्मा देखूंगा या 1 बाय सिग्मा करूंगा तो E बाय J हो जाएगा। और ये बहुत ही फेमस बात है जिसे अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। आगे इसके बारे में भी अपन करेंगे, एक्सप्रेशन, डेरिवेशन, सारी बातें करेंगे, बट ओम्स लॉ को आप प्रॉपरली देखोगे तो बहुत ही इजी फॉर्म में समझ में आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Dear students, right now we have studied Ohm's law in microscopic form, which is this one. बच्चों J बराबर हमने क्या लिख लिया था, सिग्मा इंटू ई। अभी वेक्टर्स को छोड़ देते हैं, J इक्वल टू सिग्मा ई, या किसी किसी बुक में ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, इसको यहाँ भेज देगा तो 1 अपॉन सिग्मा हो जाएगा, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज रो टाइम्स ऑफ J। और इन दोनों का रेशियो पता होता है कि रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। इनके डेरिवेशंस क्या क्या होंगे ये अपन को मालूम चल जाएंगे इन द कमिंग क्लास, बट अभी समझ लो कि ये मेरा लॉ है। बट आपको 10th स्टैंडर्ड में बोला जाता है ओम्स लॉ को V बराबर I इंटू आर कहते हैं। उसकी थ्योरी क्या होती है बच्चों, कि कहीं करंट फ्लो कर रहा होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ऐसा पढ़ते हो ना, I प्रोपोर्शनल टू V, फिर ऐसे कर करके आगे बढ़ जाते हो, या V इक्वल टू IR से भी हो जाता है वो। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल कर, इसलिए हमें प्रूफ करके देना है यूजिंग एनी ऑफ दिस। सो लेट अस ड्रॉ अ कंडक्टर। पहले क्या करोगे आप लोग बच्चों, इस तरह से कंडक्टर को एक ड्रॉ कर लेना। इस कंडक्टर के पास सीधा सीधा बात करूं मैं तो एक लेंथ हो जाएगा, ठीक। दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए हमने एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया बच्चों। ये हो गया V, यहाँ लिखा हुआ है V नेगेटिव, इधर लिखा है बच्चों V पॉजिटिव। सिंपल हो गया, V प्लस V माइनस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो एक स्टैंडर्ड टर्म मिल जाती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाइनली आपको J का टर्म मिलता था। J का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर बच्चों, है ना, एरिया जिसके पास है, कोई करंट निकल के गया होगा। ऑलराइट, चलो प्रूव कर लेते हैं इसको फटाफट हम लोग। हमें मालूम होता है कि J का एक्सप्रेशन कहलाएगा बच्चों J बराबर सिग्मा इंटू ई। ऑलराइट, कितना होगा, J बराबर सिग्मा इंटू ई। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, ये हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, इक्वल टू, इसको मैं बोल सकता हूं 1 बाय रो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो। और E का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कहीं दो जगह पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगती है, जिसको कहते हैं E। डिस्टेंस यहाँ पर L, स्टैंडर्ड चीज होती है, उसको बोलते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू E इंटू L, या ऐसा पढ़ा होगा E इंटू D। यहाँ तो डिस्टेंस की जगह पे आपको L ही लेना होगा ना, बात समझो, निकाल लो। V इक्वल्स टू E इंटू L लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, V बाय L नहीं हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो यार आप तो, है ना। तो ये हो जाएगा, सीधा सीधा बोलो, ये मैं लिख सकता हूँ V बाय L, बस रीअरेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको। इस तरफ हो जाएगा बच्चों रो इंटू L बाय A, और ये हो जाएगा I बराबर V मिल रहा है, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू I इंटू, ये क्या होता है बच्चों, 10th क्लास पास कर चुके बच्चों, बताओ ये क्या होता है, V इक्वल टू IR। और वहां से स्टेटमेंट लिखते हैं पर लोग, द करंट फ्लोइंग थ्रू conductor, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it. स्टेटमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है, आपको बताना होता है कि ये जो पूरा कंडक्टर है इसके पास खुद की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, वो चेंज करती है टेम्परेचर को देख के, और अब उसमें एंटर करने जाना है अपन उस टॉपिक के अंदर। तो ये याद करना है कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस जनरली टेम्परेचर की पे डिपेंड कर जाएगा, और अभी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी के लिए मैं बोल सकता हूँ इस रेजिस्टेंस का कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, वो आगे जाके चेंज करेगा, डोंट वरी अबाउट इट, पढ़ाऊंगा मैं उसको आपको। प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, ऐसा याद कर लिया करो स्टेटमेंट, है ना, ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा आप लोगों को। प्रोवाइडेड द फिजिकल, ठीक है, कंडीशंस रिमेन्स सेम, इसमें इसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है बच्चों, टेम्परेचर, एलोंगेशन, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो प्रोवाइड फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में सेम। तो V बराबर IR भी होगा आपका आंसर, और J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई भी होगा। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में जाओगे तो ये लिखोगे और ये लिखोगे। अगर पेपर में वाइवा वाला आके बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बताइए ओम्स लॉ, तो ये बोलना उसको, बुरा मान जाएगा। और किसी कंडक्टर में आ गया तो I इंटू आर। अब जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उसमें यहाँ से इसको सिखाया जाएगा, रेजिस्टेंस पढ़ाया जाएगा, और रो कहाँ लिखा हुआ बच्चों, ये रो पढ़ेंगे हम लोग,
ठीक है, इन सब के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज करते हैं, पेपर में किस फॉर्म में आता है चीज़ों को, और भी अपन और चीज़ें क्लब करके अपन पढ़ते जाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड ओम्स लॉ, तो उस पर बेस कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं अपन, बेसिक फॉर्म्स वाले। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, और एक लोग होते हैं नॉन ओमिक। नाम से समझ में आ रहा है कि ये वो लोग हैं जो कहना सुनते हैं और ये वो लोग हैं जो कहना नहीं सुनते हैं। जस्ट लाइक एक क्लासरूम में कुछ बच्चे बात सुनते हैं सर की और कुछ लोग बाद में बात सुनते हैं। तो ओम्स लॉ का ओमिक का मतलब ये हो जाएगा, फॉर देम इट इज क्वाइट ट्रू, वी प्रोपोर्शनल टू आई, और आई कैन से वी आई प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, जो लोग ओम्स लॉ वैलिड मानते हैं, जहां पर बच्चों ऐसा बोल सकते हो ये जो लॉ होगा ये क्या हो जाएगा, वैलिड। ठीक है, ये होंगे ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक, नाम समझ में आ रहा है, ये वो बच्चे हैं, सॉरी ये वो कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। आप इसी साल हमको पढ़ोगे आप लोग, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर है, थर्मिस्टर्स पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, वहां पर ये पाया जाएगा कि दिस इक्वेशन इज नॉट एट ऑल वैलिड फॉर ऑल द मटेरियल्स आउट देयर, एंड दैट इज व्हाई वी कैन राइट अल्टीमेटली दैट ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ये एक सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस के साथ बताया जाता है, इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, और यहाँ पे बोल सकता हूँ लॉ डज नॉट होल्ड, डज नॉट वैलिड। तो वी आई ग्राफ पढ़ाया जा रहा है, किसके लिए पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों, ये ओमिक के लिए। तो बात सीधी सी है, वी और आई अगर यहीं दिख रहा है तो ग्राफ भी समझ में आ जाएगा बच्चों, बड़े आसानी से। देखो यहाँ पे, ये अगर कोई कंडक्टर का बिहेवियर स्टडी कराया जा रहा है तो वी लिखा है, आई लिखा है, यहाँ लिख दो वी, यहाँ लिख दो बच्चों लोग आई। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा मुझे, इसका जो स्लोप होगा वो यहाँ चेक कर लो या कहीं और चेक कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका स्लोप बच्चों सीधा सीधा क्या हो जाएगा, स्लोप हैज टू बी v डिवाइड बाय i, एंड v डिवाइड बाय i कितना होता है, इट इज अ कांस्टेंट विच वी कॉल एट r। कई बार अगर एंगल दिया होगा तो r की वैल्यू डायरेक्ट कर देना, वो हो जाएगी बच्चे लोग tan थीटा। याद कुछ नहीं करना है, वी आई ग्राफ आएगा तो उसका स्लोप होता है रेजिस्टेंस, या v बाय r हम जानते हैं वो होगा रेजिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन में i इंटू वी भी आता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट। तो अगर गलती से यहाँ पर i है तो ये हो गया i और ये हो गया आपका v, उस पर ही बच्चों स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिकॉज हम ये भी तो जानते हैं कि ये भी तो प्रोपोर्शनल होता है। इसका अगर मैं स्लोप लेने को आपसे बोलूंगा तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप का मतलब मैथमेटिक्स में होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस। When you solve here, you will get I divide by V, which is not R, it is 1 by R, और ये बच्चों आपका G आ जाएगा। तो ध्यान रखो स्लोप, ठीक है, ध्यान देना, IV का स्लोप बच्चों वो रेजिस्टेंस नहीं देता है, वो देता है आपको कंडक्टेंस, जिसकी यूनिट जिसका ऐसा यूनिट MHO या मोल या ओम इनवर्स लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक का क्लियर कर लो, आई वी आया तो कंडक्टेंस बोलना है, वी आई बोले आएगा तो रेजिस्टेंस बोलना है। इसमें थोड़ी और बात करते हैं अपन। यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूँ tan थीटा कितना होगा तो बोलोगे g, लेकिन अगर cot थीटा पूछूंगा तो हो जाएगा 1/tan थीटा, 1/g हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/g विच शुड बी r। तो याद रखना, गड़बड़ मत करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो फिलिप्स और एमसीक्यू आने लग गए ना पेपर में अपन को, ये उसकी बात बताई जा रही है। ये कॉट थीटा है, ये tan थीटा है, ग्राफ की हेडिंग देखकर आंसर लिख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को टेम्परेचर वेरिएशन नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको ये भी आगे चल के बताऊंगा अगले लेक्चर्स में कि ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये टेम्परेचर को फॉलो करके बताया जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा रेजिस्टेंस भी बदलना शुरू होता है। सो विल स्टडी इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। बट कभी अगर ऐसा ग्राफ देख लो या कुछ चेंजेस करने को बोलेंगे तो बड़े आसानी से बता देना कि सर अगर 2 रेजिस्टेंस है, मान लो यही चेंज करके देखता हूँ मैं, लेट अस से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बना दिया, एक का नाम रख दिया R1 और एक का नाम क्या रख दिया बच्चों लोग R2। चलो करके देखो, एक का स्लोप यहाँ पर θ1 है और एक का स्लोप यहाँ पर कितना कर दिया हम लोगों ने, θ2। tan का मतलब क्या है, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ती है। तो जो अभी बाद में मैं ब्लू से मार्क करते जा रहा हूँ, उसके लिए क्या हो जाएगा कि R1 डिवाइड बाय बच्चे लोग R2 ऐसा लिख सकते हो कि सर ये tan θ1 डिवाइड बाय tan θ2 होगा, या साफ साफ कह सकते हो कि सर R1 ज्यादा होगा किससे, R2 से। देख लो अच्छे से ना क्या दिक्कत है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा।
और यहाँ अगर वही काम करेगा टीचर तो बोलेगा कि ये एक कंडक्टर है, इसका नाम R1 कर लो, इसका नाम R2 कर लो, लेकिन ये कंडक्टेंस थोड़ी ना, रेजिस्टेंस थोड़ी ना आएगा, ये क्या है, कंडक्टेंस आएगा, 1/r का टर्म आएगा यहाँ स्लोप लोगे तो यहाँ से अगर पढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा θ2 और ये एंगल कितना हो जाएगा θ1। इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ देखो मुझे करते हुए, इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसा नहीं कह सकते आप, जिसका स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा बच्चों। तो G1 इज ग्रेटर देन G2 विच मीन्स R1 इज लेस देन R2। ये याद करके चलो, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉट के टर्म में फंसेगा ना रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस हो जाएगा आपका tan थीटा के टर्म में। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो स्लोप उप के आगे इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, वो दो एंगल्स दे देगा और बोलेगा किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो VI देख के रेजिस्टेंस ज़्यादा बोल देना और IV देख के कंडक्टेंस ज़्यादा बोल देना। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब पढ़ते हैं अपन लोग इसके बाद में टॉपिक्स जो कि है मोबिलिटी पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है।